मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चूर्ण का अनबॉक्सिंग करना चाहूँगा। ये चूर्ण 2 वैरायटी में मिलता है, एक है पॉलिटिकल साइंस और दूसरा है हिंदी साहित्य। ये चूर्ण पे ऐसा लिखा है कि देखो, तुमको ये सब्जेक्ट बिल्कुल ना पसंद हो, तुम्हारी चोंच भी नहीं डूबती हो, तुम्हारी बिल्कुल इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं हो इसके प्रति, फिर भी अगर तुम हमारे कोचिंग से पढ़ोगे, तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है, बहुत ही हाई सक्सेस रेट है, जीएस के साथ बहुत ओवरलैप करता है। ऐसा इसमें सब लिखा होता है। ये चूर्ण जो बेचा जाता है मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलता। कुछ पीआर एजेंसियों ने अलग-अलग फैन चैनल बना के रखे हैं कुछ बड़े टीचर्स के, और वहाँ पर दिन-रात टॉपर्स की आधी-अधूरी रील्स काट-काट करके इसे बेचा जाता है। अब जो भोले बच्चे हैं वो इसमें जितना क्लेम किया है उससे ज़्यादा समझ लेते हैं कि हमको ये बिल्कुल पढ़ना भी नहीं है, मेहनत भी नहीं करनी है, सीधा अपने घर पे यूपीएससी या रॉयल एंट्री की कार भेज देगी, ऐसा वो सोचने लगते हैं। अब ये जो चूर्ण है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जो इस बॉक्स में एक कागज़ आता है उसमें लिखे होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में इंक्लूड कि कुछ इसको लेते हैं तो उनको नौज़िया, वॉमिटिंग, डिज़ीनेस, चक्कर आ जाते हैं। चक्कर इसलिए आ जाते हैं कि उन्होंने ये सोचा होता है कि देखो, हमें इंडियन पॉलिटी समझ में आ गई लक्ष्मीकांत से, तो ये पॉलिटिकल साइंस भी क्या बड़ी चीज़ है ये भी हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब वो पढ़ने बैठते हैं तो पता चले ये ऐसे एडवांस लेवल के थिंकर्स, थियरी, लेकिन फिर वो जैसे ही पेपर 1 के अंदर थिंकर्स और थियरी के नाम पे ये सब जॉन रॉल्स थियरी ऑफ जस्टिस, फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में श्री अरबिंदो क्या सोचते थे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लाटो, एरिस्टोटल, माकियावेली, हॉब्स, लॉके, मिल, मार्क्स, ग्राम्सी, आर्डेंट, तो ये सब देख के फिर उसको चक्कर आ जाता है। तब कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, जॉन रॉल्स और न जाने क्या-क्या और पढ़ना पड़ता है, तो फिर उनको लगता है मज़ा नहीं आ रहा है। क्योंकि आप समझो, उन्होंने खुद के इंटरेस्ट से या खुद की समझ से तो लिया नहीं, रील देख के लिया है। फिर अब इनको ऑप्शनल बदलना है, कोई दूसरी रील देखेंगे तो उनको लगेगा अच्छा मैं सोशियोलॉजी ले लेता हूँ, मैं कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता हूँ। फिर वो अपने पेरेंट्स से दोबारा पैसे माँगते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में हमें चोंच नहीं डूब रही है, मज़ा नहीं आ रहा है, अब सोशियोलॉजी लेना है, कुछ दूसरी रील्स में बताया सोशियोलॉजी अच्छा है। तो ये जो पॉलिटिकल साइंस की अलग-अलग 5,000 की किताबें खरीद ली, अभी दोबारा पैसे दो हमको। फिर ये जो मेंस टेस्ट सीरीज़ खरीद ली 15,000 की, फिर से हमको पैसा चाहिए, दूसरी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ लेनी है। और ये जो उसकी दिल्ली में कोचिंग या उसका टैबलेट खरीदने का 50-60 हज़ार का खर्चा आया था, ये भी हमको फिर से दे दीजिए। तो फिर उनको डाँट भी पड़ती है। तो मित्रों, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं उसमें 8 सवाल होते हैं जिसमें से आपने कोई भी 5 लिखने हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपल्सरी लिखना होता है। अब ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट हैं, उसमें थिंकर्स, उनके द्वारा कहे गए कोटेशंस, वाक्य, ये सब आपको इधर परेशान करते हैं। इसलिए थिंकर्स पे, थियरी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपल्सरी में है तो टाल नहीं सकते। इसलिए जिनका थिंकर्स पे, थियरी पे ग्रिप नहीं है, वो अच्छे मार्क्स खींच नहीं सकता। अब जो बाकी सवाल हैं, उसमें 2, 3, 4 में से कम 1 लिखना होगा, और 6, 7, 8 में से भी कम से कम 1 लिखना होगा। टोटल आपके 5 सवाल लिखे, ऐसा आपने पिक एंड चूज़ करना है। इस कारण से ऑप्शनल सब्जेक्ट में समझो ईयर वाइज़ भी आपने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा और टॉपिक वाइज़ भी करना पड़ेगा। ईयर वाइज़ करोगे तभी पता चलेगा कि ये जो कंपल्सरी 1 एंड 5 में क्या आ रहा है, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी टॉपिक्स की हमें समझ मिले। तो समझो, कोई भी ये जो एकेडमिक बुक्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उसके सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आपने सिलेबस समझना है, पेपर का एनालिसिस करना है और उस हिसाब से सोर्स मैपिंग करके किस किताब के कितने चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसमें आपकी मेहनत बचाने के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी टीचर्स द्वारा अलग-अलग समय पे किए गए हैं। चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और भी बहुत कुछ। तो ये सारे फ्री स्पेशल क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए। कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले और दूसरा सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट भी कर लिया तो उसके बाद भी मुझे सिस्टमैटिक तैयारी कैसे करनी है, उसकी जानकारी आपको ये फ्री स्पेशल क्लासेस में मिलेगी। अभी मित्रों, आप तकलीफ समझो कि पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, ये लक्ष्मीकांत, ये तो 40 घंटे में कोई आपको पढ़ाना चाहे तो बेस्ट पावर पॉइंट से पढ़ा सकता है। तो जिसको विषय से नफ़रत भी है, जिसको संविधान समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आता, तो भी वो आप टीचर कैसा है, आपको वो उस विषय के प्रेम में डाल सकता है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपको ये पॉलिटी अच्छा लगा, तो अपने आप पॉलिटिकल साइंस भी अच्छा लग जाएगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। क्योंकि आप समझो, ये पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, बीए का 3 साल का कोर्स, एमए का 2 साल का कोर्स, उन दोनों के बीच के लेवल का सिलेबस यूपीएससी ने रखा है और ऐसे गहराई के प्रश्न आते हैं।
तो यानी कि आपको 3 + 2 5 और उसके बीच थोड़ा तो 4 साल का जो पढ़ना है, उतनी पढ़ाई यहाँ करनी होती है। अब जो कोचिंग क्लास में कोई भी टीचर है वो 300-400 घंटे से ज़्यादा आपको ये पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि उससे लंबे कोर्स वो करेगा तो सामने स्टूडेंट्स भी कम आएँगे और उसे भी फिर नया बैच भी तो लॉन्च करना है, एक से वो तो घर नहीं चलता है। तो वो आपको एक ओवरव्यू दे सकता है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको गहराई से पढ़ाएगा, जो कम इम्पोर्टेंट है उसको आपको कहेगा तुम देख लेना यहाँ-वहाँ से। तो समझो कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस में एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी कुछ भी आप उठा लो, बहुत सारी उसमें सेल्फ स्टडी करनी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, किताबें पढ़नी होती हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट है उसमें थोड़ी खुद की भी रुचि यानी इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ी चोंच डूबनी चाहिए, थोड़ी खुद की इंटेलेक्चुअल डेप्थ भी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप सब्जेक्ट पकड़िए। अब ये जो चूर्ण है उसका ज़्यादातर प्रयोग क्लास 12 के बच्चों को टारगेट करने के लिए आजकल रील्स काट-काट के किया जा रहा है। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है कि वैसे भी क्लास 12 के बच्चे तो वो बेचारे भोले होते हैं, तो वो ये सोचेंगे कि देखो अब मुझे कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, मैं कोई ऐसा बीए, बीएससी का फालतू कॉलेज जॉइन कर लेता हूँ जहाँ हाज़िरी सख्त नहीं हो, अटेंडेंस के रूल स्ट्रिक्ट नहीं हो और मैं जाऊँगा दिल्ली और हमारे जो ये गुरुजी हैं जिनके रील्स मैंने देखे, तो फिर मैं ये पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी साहित्य वगैरह जो रील्स के हिसाब से मुझे पसंद आ गया, वो मैं पढ़ूँगा और फिर मैं फेल हो जाऊँगा 3 अटेम्प्ट के बाद, तो मेरी कॉलेज की डिग्री तो किसी काम की है नहीं। तो मैं जॉब ढूँढने के लिए फिर उस वक़्त यूट्यूब पे जो नया रील देख लिया, एआई डेटा साइंटिस्ट का पेड कोर्स कर लो, कॉलेज की डिग्री तो बेकार है, तो सेकंड टाइम मैं अपना बकरा बनाऊँगा, क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ है, वो इसी सब लोगों को पैसा देने के लिए हुआ है। लेकिन बजाय इसकी मान लो वो क्लास 12 के बाद बीकॉम करता, तो आप यहाँ पर ये टेबल देखो, यूपीएससी का ही डेटा है। तो कॉमर्स के अंदर 140 लोगों ने मेंस लिखा, उसमें से 21 सिलेक्ट हुए, तो सक्सेस रेट यहाँ पर तो 15% है। पीएसआई और पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन में 1500 ने मेंस लिखा, उसमें से 140 रेट सिलेक्ट हुए, तो सक्सेस रेट 9%। तो मुझे अगर सिर्फ सक्सेस रेट और परसेंटेज के हिसाब से आपको कुछ बेचना है, तो मैं तो ये भी बोल सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कॉमर्स ले लेना है, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब आप ग्रेजुएशन के लिए कोई कोर्स या अ, कॉलेज ढूँढते हैं, तो थोड़ा गहराई से सोचो जीवन में क्या करना है। बीकॉम किया तो और भी आपको काम आता है, जो भी स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर, अकाउंट्स ऑफिसर, प्राइवेट सेक्टर जॉब्स वगैरह। उसी तरह जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब वो भी सीधा आँख बंद करके मैं ये ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ। अगर वो मैथ्स ऑप्शनल लेते, तो मैथ्स में भी देखो 513 लोगों ने मेंस लिखा, उसमें से 50 सिलेक्ट हुए, यानी कि 9.7% सक्सेस रेट। तो परसेंटेज के हिसाब से ये तो पीएसआईआर से भी ज़्यादा है, जो सिर्फ 9% है। और ये इंजीनियरिंग या उससे मिलता-जुलता मैथ्स वगैरह कुछ आप सब्जेक्ट लेते, तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम, प्राइवेट सेक्टर में जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वगैरह, उसमें भी आप कुछ सोच सकते थे। तो ये जो परसेंटेज सक्सेस रेट वगैरह से जो आँख बंद करके कुछ भी लिया जाता है, समझो हमें सरकार नहीं बनानी है कि मेजॉरिटी विधानसभा सीट्स किसके हाथ में जा रही है, वो पार्टी सफल है। हमें 1 सीट चाहिए, उसके लिए कितनी मेहनत करने की हम इच्छा रखते हैं, वो देखना है। मैंने एक कुछ दिनों पहले शॉर्ट्स बनाया था कि ऑप्शनल सिलेक्शन करते वक़्त चेकलिस्ट अपनी क्या, सबसे पहले ग्रेजुएशन रिलेटेड आप सब्जेक्ट पसंद करो, ताकि कोचिंग किताबों का पढ़ने का सारा टाइम आपका थोड़ा बच जाए। किसी कारण से वो जम नहीं रहा हो, तो फिर ये कोचिंग क्लास टाइप के जो सब्जेक्ट चलते हैं, पीएसआई और सोशियो पब एड, मैथ्स, एग्रो, एंथ्रो, ज़ूलॉजी, फॉरेस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लिटरेचर, ये सब आपको तब सेकंड फेज़ में करने चाहिए। अब इसमें मान लीजिए आपने शॉर्टलिस्ट किए 3 सब्जेक्ट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। तो आज के इस वीडियो में मैं मेन तो इन तीनों को कंपेयर करूँगा कि इनमें क्या समानताएँ हैं, आखिर में से ये 3 में से एक कौन-सा मैं पसंद करूँ, सिलेबस कंप्लीशन के लिए मेरे डेली और मंथली क्या टारगेट्स होने चाहिए, कोचिंग की ज़रूरत होगी कि नहीं, इसमें भी लोग फेल क्यों हो रहे हैं, और प्लान बी, मतलब अपना सिलेक्शन नहीं हो यूपीएससी में, तो बाकी कुछ नौकरी धंधे में ये लोग कुछ काम आते हैं कि नहीं। टाइम स्टैम्प के हिसाब से आप ये वीडियो में देख लेना। यहाँ पर कुछ डिस्क्लेमर, देखिए जो मैं इकोनॉमी में वीडियोस बनाता हूँ उसमें जितने अफलातून पावर पॉइंट ग्राफिक्स रहते हैं, ऐसा इसमें होगा नहीं, क्योंकि व्यूज़ वैसे भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के ये कम ही आने हैं। तो इसमें मैं आधा दिन लगा के जोरदार पावर पॉइंट बनाऊँ, इसका कुछ खास फ़ायदा है नहीं। हालाँकि इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं कुछ भी बोल बच्चन आपको प्रवचन दूँगा। मैंने पूरी स्ट्रक्चर्ड इसकी टेक्स्ट में पावर पॉइंट बनाई है। तो स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम बात करेंगे। चैट जीपीटी से कुछ कट पेस्ट मैंने किया नहीं है। अपने अनुभव और अवलोकन से मैं आपको चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहला अपना प्रश्न है कि इन तीनों सब्जेक्ट में सिमिलैरिटीज़ क्या है? सिमिलैरिटीज़ तीनों में ये हैं कि पेपर 1 में इसमें सब आता है, थिंकर्स थियरी, जो भी मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स वगैरह-वगैरह। तो पेपर 1 थिंकर थियरीज़
और पेपर 2 है, उसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो सारे थिंकर्स थियरी को अप्लाई करो और भारत का खुद का इतिहास उसमें क्या-क्या हुआ, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या लिखा, अंग्रेज़ों के ज़माने में, मुगलों के ज़माने में क्या था एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स वगैरह, ऐसी सब बातें होती हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 की पैटर्न के हिसाब से सेम चलते हैं। प्लान बी में भी ये लोग सेम ही है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो प्रोफ़ेसर या कुछ प्रोजेक्ट असिस्टेंट, कंसल्टेंट, रिसर्चर बन जाऊँगा, तो 10 साल और लग जाते हैं आपका सेटल होने में। वेरी लो यूटिलिटी। अब प्रश्न है खैर हमने ये 3 जो शॉर्टलिस्ट किए हैं, उसमें से फाइनल में कौन-सा पसंद करूँ? तो मेरी सलाह सबसे पहले होगी, अगर आपने बीकॉम, बीबीए और एमबीए ऐसा कुछ किया है, तो इन तीनों में से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको ज़रा देखिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके टॉपिक्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन थियरी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी बीकॉम, बीबीए, एमबीए में पढ़ चुके हैं। तो उतने एक मॉड्यूल का जो भी किताब, कोचिंग और पढ़ाई का अपना टाइम थोड़ा कम रहता है। तो दैट इज़ वन एडवाइस टू दिस बीकॉम, बीबीए, एमबीए वालाज़। पण बाकी जो लोग हैं, वो कहें हम क्या करें? देखिए तीनों सब्जेक्ट के अंदर आप ये करो, पहले तो सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चंस आप यूपीएससी या इंटरनेट से डाउनलोड करके ऑब्जर्व करो। फिर आप इनकी किताबें उसको थोड़ा ऊपर-ऊपर से देखो। किताबें सीधी खरीदनी नहीं है। देखिए books.google.com या इग्नू उसकी वेबसाइट है eGyanKosh.ac.in, उसमें आप जाओ और किताबें कौन-सी देखनी है मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ज़रा ऊपर-ऊपर से उनको देखो और खुद सोचो कि क्या मैं डेली 1.5 से 2 घंटे इसको पढ़ पाऊँगा? और ऐसा मैं अगले 5-6 महीने सतत रूप से कंटिन्यूअसली कर पाऊँगा? अगर हाँ, तो लेना है, वरना वही होगा, चक्कर आ जाएँगे और उल्टियाँ होंगी। अब प्रश्न तो कौन-सी किताबें हमें देखनी चाहिए ताकि पता चले इंटरेस्ट बनता है कि नहीं? पॉलिटिकल साइंस, कुछ लोग कहेंगे एनसीईआरटी आप क्लास 12 की देखो, उससे पता आपको खास नहीं चलेगा क्योंकि समझो क्लास 12 एनसीईआरटी में जो पॉलिटिकल साइंस के नाम पे दिया गया है वो ऐसा है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर क्या हुआ, भारत में आज़ादी के बाद का क्या पॉलिटिक्स था। जबकि असल पेपर 1 है थिंकर्स एंड थियरी और उसमें जो हेवी लेवल की चीज़ें आती हैं, उसके वास्ते या तो एनडी अरोरा या इग्नू के जो मॉड्यूल्स हैं, ई ज्ञान कोश वेबसाइट से, उसको आप थोड़ा ग्लांस ओवर करें तो आपको पता चले अच्छा ये जो भी प्लाटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल से लेके जितने इनके थिंकर्स थियरी अपनी कितनी चोंच डूब रही है। सेकंड इज़ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में आप उसकी एनसीईआरटी किताब देखें तो एक वो येलो कलर की है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। उसमें वो शुरू से थिंकर्स थियरी की कुछ बात आती है तो आपको अंदाज़ा आ जाए कि कैसा ये चलने वाला है। उसके ऊपर जाना हो तो ये जो किताब है हार्लाम बॉज, हालाँकि इसको तकलीफ क्या है, लाइब्रेरी में मिल जाए तो बराबर है, ऑनलाइन गूगल बुक्स या ऐसा प्रीव्यू आपको मिलेगा नहीं। तो इसको सीधा खरीदना नहीं है, उसकी जगह आप पहले इग्नू में ग्लांस ओवर करिए उसके बीए-एमए के मॉड्यूल कि ये थिंकर्स वाला सेगमेंट मुझे कैसा लगता है। थिर्डली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें तो एनसीईआरटी है नहीं, पर ये जो लक्ष्मीकांत है, मतलब पॉलिटी वाले ही लक्ष्मीकांत ये वाले, हमारे परम आदरणीय लक्ष्मीकांत साहब, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी ऐसी गाइड बुक लिखी है। उसे आप खरीदनी नहीं है तुरंत, वो गूगल बुक्स में या अमेज़न किंडल का प्रीव्यू वाला बटन आप करते हैं, उसमें मिल जाएगी, तो वो ज़रा आप उसमें थिंकर्स थियरी वाला हालाँकि आप जानते हैं लक्ष्मीकांत की ख़ासियत क्या है? बहुत सरलता से, आसानी से स्ट्रक्चर सब दिया होता है। तो उसे तुरंत देख के मज़ा आ जाए कि मैं ये सब्जेक्ट ले लेता हूँ। लेकिन उसके ऊपर एडवांस भी पढ़ना पड़ता है। तो थोड़ी और भी आप किताबें या सोर्सेज़ को ग्लांस ओवर करें। जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स की ब्लू कलर की एक बुक है प्रसाद एंड प्रसाद, वो भी खरीदिए नहीं, नेट से पहले देखो। इग्नू का बीएएमए के मॉड्यूल्स देखो, ई-ज्ञान कोश से। सो लाइक दैट यू ट्राई टू फाइंड आउट योर इंटरेस्ट एरिया। लेकिन ये करने के बाद भी आप थोड़े समय पढ़ते हैं, कोई कोचिंग भी जॉइन करते हैं, 1 डेढ़ महीना गया, फिर आपको बोरियत महसूस होती है, कुछ चैप्टर ऐसे बेकार होते हैं कि मुझे छोड़ देना है। जैसे ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक पब्लिक पॉलिसी का चैप्टर है, इतना बेकार है, उसमें एक थिंकर है यर्स्केल रॉर, वो ये ऐसी बोल बच्चन गोल-गोल बातें की हैं कि मगज चक्रम हो जाए। तो क्या मैं सब्जेक्ट छोड़ दूँ? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन में ये जितने कोचिंग वाले सेमिनार करते हैं या टॉपर्स भी सलाह देते हैं, तो एक वो एनालॉजी देते हैं कि ये ऑप्शनल सिलेक्शन लाइफ पार्टनर ढूँढने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गलत ऑप्शनल आपने पसंद किया तो आपका करियर बर्बाद करता है। तो मैं उसी एनालॉजी को आगे बढ़ाता हूँ कि आपने एक बार लाइफ पार्टनर ढूँढ लिया, तो हर दिन क्या आपको उनके साथ रहने में आनंद आएगा? क्या हर दिन आपके टेम्परामेंट मैच होंगे? नहीं ना। तो
क्या मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए, ब्रेकअप करना चाहिए? पहले तो आप रूट कॉज़ आइडेंटिफ़ाई करो कि क्यों मज़ा नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में। तो अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं 1 डेढ़ महीने बाद आपको यू हेट द सब्जेक्ट, तो आप आइडेंटिफ़ाई करो रूट कॉज़ क्या है? क्या मेरे टीचर ही ऐसे बेकार हैं, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है? या मैं खुद ही इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ कि मैं अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहा, मैं ईज़ी एस्केप ढूँढ रहा हूँ, या मैं शायद किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मेरी काबिलियत थी। तीसरा एक कारण होता है हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम मतलब समझो मात्र हिंदी में मराठी, गुजराती, पंजाबी सभी। जब आप ऐसी हिंदी मीडियम की बुक्स लेते हैं, आधा तो वो आपका सब्जेक्ट का इंटरेस्ट मार देता है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ, एक किताब मैंने देखी थी, शर्मा सदाना। शर्मा सदाना मतलब इतना जटिल हिंदी है, अपितु यह भी ज्ञातव्य है, फला ढिमका तंबूरा करके इतनी जाड़ी किताब है। 4 पेज से ज़्यादा पढ़ो तो दिमाग चक्रम हो जाए और फिर आपको विषय से नफ़रत हो जाए, और नफ़रत कराने वाला कौन? वो जो लेखक इंग्लिश में ठीक लिखी थी, हिंदी अनुवाद जिसने करा था उसी ने नफ़रत करा। तो फिर आपको ये देखना है, अच्छा बुक ज़िम्मेदार है, मीडियम ज़िम्मेदार है, तो फिर मुझे इंग्लिश में शायद देख लेना चाहिए। इसी कारण से एक मेरी और ख़ास सलाह आपको है कि किताबें खरीदने से पहले अपना मीडियम डिसाइड करो, और किताबें भी जहाँ तक हो सके गूगल बुक्स या अमेज़न किंडल में प्रीव्यू में अगर अवेलेबल है तो पहले देखो कि मुझे ये जम रहा है कि नहीं मीडियम के हिसाब से। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं जम रहा, मतलब इफ यू आर नॉट हैविंग गुड कमांड ओवर इंग्लिश, तो ज़बरदस्ती का फिर इंग्लिश मीडियम पकड़ने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस केस में आपको ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ेगी वही हिंदी या दूसरी भाषाओं में समझने के लिए। तो पहले थोड़ी आसान किताबों से आप शुरुआत करें। सभी की सभी किताबें एक साथ मत खरीदो। ये तो आप देखिए वीडियो फ्रेम सजाने के लिए मैंने 3 किताब रखी। लेकिन अगर पॉलिटिकल साइंस ही मैं बोलूँ तो ये तो 1 किताब है। उसके अलावा पेपर 1 के लिए दूसरी 2-3 किताबें चाहिए होगी। पेपर 2 के लिए कुछ और चाहिए होगा। तो इतना बड़ा-सा आपका पाइल ऑफ बुक्स हो जाना है। तुरंत सारे मत खरीदना। पहले 1-2 से आप पढ़ाई शुरू करो, जम रहा है कि नहीं? नहीं जम रहा है तो फिर अगर सब्जेक्ट चेंज भी करना है तो ऐसा नहीं होगा कि आपके ₹5000 सिर्फ़ किताबों के अंदर स्टक अप हो गए। पुराने ज़माने में क्या होता था कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट नहीं था। तो मुझे अगर किताबें खरीदनी हो ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो मैं अहमदाबाद में जाऊँगा, नदी के उस पार लाल दरवाज़ा, बस के अंदर, फिर वहाँ से बस से उतर के रिक्शा पकड़ूँगा, रिक्शा से फिर उतर के पैदल जाऊँगा, और मेरा आधा दिन सिर्फ़ उस दुकान तक पहुँचने में चला जाता था। तो इसलिए स्वाभाविक है जो भी जाएगा तो एक ही बार में 5-6 किताबें लेके आएगा, तो बार-बार धक्के नहीं खाने पड़े। लेकिन अब ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट की मेहरबानी है, तो एक ही बार में समझो आप पूरा इन्वेस्टमेंट मत कर दो कि मुझे लाइब्रेरी घर में बना देनी है। धीरे-धीरे आप पढ़िए। वैसे भी एक दिन में या एक टाइम पे साइमल्टेनियसली आप एक से ज़्यादा किताब थोड़ी पढ़ने वाले थे। तो डू नॉट ओवर इन्वेस्ट इमीडिएटली, ये मेरी सलाह है। खैर मित्रों, ये जो किताबों का खर्चा है उसे कम रखने का एक रास्ता तो ये है कि आप इग्नू की ई ज्ञानकोश वेबसाइट से इन तीनों सब्जेक्ट के बीएमए के चीज़ें फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, उन्हें खुद अपलोड किया है। मतलब कोई पायरेसी या ऐसा हम नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी सारी चीज़ें पीडीएफ से मत पढ़ो। जो इन सब्जेक्ट्स की कोर बुक्स हैं, वो तो आपको खरीद के पढ़नी चाहिए, क्योंकि पीडीएफ में क्या जल्दी-जल्दी लोग स्क्रॉल कर देते हैं, तो दिमाग में एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते। और फिर असल एग्ज़ाम में समझो यहाँ एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगेगी, ये एमसीक्यू पेपर नहीं है, ये सब तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो जो वोकैब्युलरी डेवलप होनी चाहिए वो अपनी होती नहीं। तो मैन्युअली जो भी कोर बुक्स हैं, वो आप खरीदें, हाइलाइटर से उसमें कुछ डाला, मार्जिन पे कुछ अपने हाथों से अपने शब्दों में कुछ नोट्स बना दिए, ये सब आप करें, और अलग से भी खुद के तो नोट्स बनाने ही हैं, ये आप करें। तो एक बार आपने सब्जेक्ट ले लिया, किताबें खरीद ली और फिर लगता है कि मुझे छोड़ देना है, तो उन सबको मेरा ये सवाल है कि डाइवोर्स या ब्रेकअप से पहले आप सोचो कि क्या पहाड़ की दूसरी तरफ भी ज़्यादा हरियाली होगी? विल द माउंटेन्स बी मोर ग्रीनर ऑन द अदर साइड? तो पता चले नहीं। आगे बढ़ते ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर आपको एक और चूरन बेचा जाएगा कि ये जीएस के साथ बहुत ओवरलैप करते हैं। मतलब जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो मेंस पेपर 2 में सारा पॉलिटी, गवर्नेंस और आईआर इसके अंदर से आपका हो गया, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो कहा जाए, अच्छा ये जो पेपर 2 में गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज है, पेपर 4 के अंदर भी वापस आता है, ये सब में आपको मदद करे। सोशियोलॉजी तो मेंस पेपर 1 जीएस जो है इंडियन सोसाइटी उसमें मदद करे। आई एग्री विथ इट। लेकिन ये जो जीएस ओवरलैप होना है उसको बढ़ा-चढ़ा के ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो बाकी कोई सिलेक्ट होना ही नहीं है। जबकि आप यूपीएससी का खुद का डेटा देखो कि मैथ्स के साथ 513 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें से 50 सिलेक्ट हुए, 9.7% 9.7% सक्सेस रेट। जबकि मैथ्स तो जीएस मेंस में आता नहीं है। दूसरी बात,
ये जो पॉलिटिकल साइंस है आपको मेंस पेपर 2 में बहुत मज़ा मिलेगी। दिस इज़ ऑल्सो एक्ज़ैजरेटेड, ओवर एक्ज़ैजरेटेड, क्योंकि आप 2024 का मेंस का जीएस पेपर 2 देखो, उसमें पॉलिटी के नाम पे ऐसी जो कंटेम्परेरी इश्यूज़ और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और ऐसे-ऐसे बिल्स वगैरह पूछे गए हैं, तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले भी खुद पढ़ के नहीं जाते, उनके टीचर्स पढ़ा के नहीं जाते। तो समझो पॉलिटी और जनरल स्टडीज़ मेंस पेपर 2 इज़ अ सेपरेट बीस्ट ऑल टुगेदर, वो अलग ही जानवर है। उसको और इसको आप मत कंपेयर करो। कुछ लोग आपको चूरन बेचना है तो सक्सेस रेट की बात करेंगे। सक्सेस रेट तो मैंने आपको बताया, जिसको जो दिखाना है कर सकते हैं। मैं कहूँ आप सब लोग मणिपुरी लिटरेचर ले लो, क्योंकि उसमें 2 लोगों ने मेंस दिया था, उसमें से एक सिलेक्ट हुआ, यानी 50% सक्सेस रेट है, जो कि हाईएस्ट है। हिंदी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर कभी मत लेना, क्योंकि उसमें कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ है। अब समझो ये 1 साल का डेटा है, उसके 1 साल पहले लोग सिलेक्ट भी हुए। मेरी इस पर खुद की सोच और यूपीएससी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ये है कि आप ये ऑप्शनल सब्जेक्ट सिस्टम ही हटा दो। क्योंकि आप सोचो, ये जो उर्दू साहित्य लिया 7 विद्यार्थियों ने, मतलब मेंस लिख रहे हैं ये लोग, यानी प्रीलिम्स तो पास किया तो कुछ तो उनका स्तर होगा। लेकिन आप कह रहे हैं उसमें से एक भी आपको लायक नहीं मिला फाइनल सिलेक्शन के लिए। ऑफ कोर्स उसमें और भी आयाम होंगे कि जीएस या निबंध या एथिक्स या बाकी पेपर्स में मार्क्स कम पड़े या इंटरव्यू में मार्क कम पड़े। लेकिन ऐसे फिर आप 3 साल तक चलाते रहो, जवानियाँ बर्बाद हो रही है लोगों की, या तो आप सीधा ही बोल दो कि ये लिटरेचर वाले ऑप्शनल हम हटा ही देते हैं, तो भी बेचारे कुछ दूसरा काम या दूसरा सब्जेक्ट ढूँढे। ये जो सक्सेस रेट के डेटा सेट्स हैं, टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि यूपीएससी जो अपना एनुअल रिपोर्ट अपलोड करता है, समझो अभी ये हम लोग 2025 में हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट अपलोड किया उसमें डेटा सेट्स उन्होंने दिए हैं कौन से? ये 2021 वाले। तो बहुत लैग से वो तो डेटा देते हैं। तो उसके बाद 4 साल और क्या हुआ हम नहीं जानते, कि क्या उस वक़्त भी ये सक्सेस रेट और चीज़ें ऐसे ही चल रही थी। और उससे भी बड़ी बात कि आपको एक ही कुर्सी चाहिए अपने लिए। हमें पूरी सरकार नहीं बनानी है कि इतना जो भी 273 या इतना मैजिक नंबर लाना है। तो बाकी कितने लोग सिलेक्ट हुए उसका आप छोड़ो। और पीएसआईआर की जो लोग बात करते हैं इतने सिलेक्ट हुए, तो भाई 1431 लोग मेंस लिखने के बाद भी फेल हुए, तो उनको भी पूछो कि उनको ये खिचड़ी अच्छी लगी, ये अंगूर मीठे लगे कि नहीं? और मेरा तो खुद तो यही है कि ऑप्शनल हटा ही देना चाहिए, ताकि कोचिंग किताबों का खर्चा बचे। ये जो टेबल है उसमें कुछ लोग ये पाएँगे कि पॉलिटिकल साइंस का सक्सेस रेट अच्छा है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी के सक्सेस रेट उससे कम है। उसका क्या कारण है? अब जो जानते हैं वो तो जानते हैं कि स्केलिंग सिस्टम वगैरह होता है, प्रोपोर्शनली इतने-इतने लोग जाएँगे। जिनको नहीं पता तो थोड़ा मैं एनालॉजी ऐसे दूँ, लोकसभा की उत्तर प्रदेश की सीट ज़्यादा है, केरला की कम क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन दोनों की अलग है। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ ज़्यादा अगर लोग मेंस लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि उसमें से ज़्यादा लोग इंटरव्यू में जाएँगे, और इंटरव्यू में जो गया तो जो भी उसका मान लो 1/3 प्रोबेबिलिटी हुई कि वो टॉपर बन जाए, क्योंकि एक सीट के सामने द 2-3 लोगों को वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन ख़ैर प्रश्न तो फिर भी ये हुआ कि पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा लोग मेंस क्यों लिखते हैं? वो चिकन एग साइकिल चलती है। देखिए, हर एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को एक स्टार टीचर चाहिए, जो क्राउड पुल कर सके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तकलीफ ये हुई कि एक ज़माने में, मतलब हम बात करें कोरोना से भी पहले, इंटरनेट से भी पहले, मतलब 2011 में सीसेट आया उससे भी पहले का ज़माना, तो इसमें काफ़ी स्टार एजुकेटर रहा करते थे, पर वो ऑफलाइन के स्टार एजुकेटर थे, दिल्ली में उनका नाम था, तो उनको देख के लोग बस यही सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो इंटरनेट का ज़माना आया, वो लोग उसके साथ कीप अप नहीं कर पाए। एक बड़ा क्राउड पुल करने के लिए यू नीड स्टार टीचर्स, तभी उस सब्जेक्ट में ज़्यादा लोग परीक्षा देते हैं, तभी उसमें से ज़्यादा सक्सेस रेट आता है। यार आपको इच्छा है तो आप ये भी लो, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको एक सीट चाहिए उतना आप निकाल सकते हैं, मेहनत करो। अब इस नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट, कि हम कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, डेली कितनी-कितनी पढ़ाई होनी चाहिए। देखिए सारे सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट चीज़ है वो है पेपर 1, और उसके अंदर जो शुरुआती थिंकर्स थियरी होते हैं। तो ये हैवी टॉपिक्स हैं। इसको मैं मेट्रो ट्रेन में जा रहा हूँ और ऑफिस में आधा घंटा लंच ब्रेक है उसमें देखूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये हैवी टॉपिक्स है, मतलब 2-3 घंटे मैं एकदम खाली बैठा हूँ, नोट पेन के साथ, तभी इसको हाथ में लो। वरना होगा ये आधा घंटा ऊपर-ऊपर से देखा, फिर पूरी ज़िंदगी आप सोचेंगे मैंने ये पढ़ लिया, मुझे याद रह गया, वो करेक्ट नहीं है। तो या तो घर पे या वीकेंड पे जब आपको टाइम मिले तब ये हैवी टॉपिक्स पकड़ने चाहिए, नोट पेन लेके बैठना चाहिए। दूसरे इसमें होते हैं लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स, या ऐसे टॉपिक्स जो बहुत आसान हैं। तो वो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूँ तो पंचायती राज बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऐसे टॉपिक हैं या तो आसान हैं और नहीं तो ऐसे हैं कि थोड़े जटिल है लेकिन हर साल पूछे नहीं जाते। तो इन्हें फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अच्छा कॉलेज में ऑफिस में लंच ब्रेक है, थोड़ा ऊपर-ऊपर से देखता हूँ, मेट्रो से मैं जा रहा हूँ, थोड़ा देख लेता हूँ। कुछ उसका पीडीएफ फाइल है, उसका मैं वो क्या होता है टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑडियो टाइप का ऐप से मैं सुन लेता हूँ। यू कैन एक्सप्लोर दैट। तो ये अपना डेली टाइम मैनेजमेंट हुआ कि आप ऐसे डिवाइड करें। और अगर आपने कोचिंग जॉइन किया है तो कोचिंग के जो टीचर आपको जिस फ्लो में पढ़ा रहे हैं उसके पैरेलल ही आप तैयारी जारी रखें। तो डेली टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, अभी मैं बात करूँ मंथली टाइम मैनेजमेंट। तो मंथली अपना टारगेट ये होना चाहिए कि अगर हम 2026 की एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो दिसंबर 2025 तक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी खत्म हो जाना चाहिए और उसके नोट्स भी खुद से बना देने चाहिए और उन नोट्स को अपडेट भी कर देना चाहिए। मतलब ऐसे नए थिंकर्स थियरी जो पूछे जा रहे हैं, जो आपकी किताबों में नहीं है, उसको भी आप चैट जीपीटी या इंटरनेट से सर्च करके उसका सब बनाओ। ये सारी प्रोसेस 2025 दिसंबर तक खत्म हो जानी चाहिए। मित्रों, कोचिंग वाले बहुत सारे टूल किट्स चलाते हैं। उनमें से ज़्यादातर के साथ मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात से सहमत हूँ कि हाँ, अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करें तो दिसंबर तक, इस साल के दिसंबर तक आपका ऑप्शनल खत्म हो जाना चाहिए। इसका कारण ये है कि बाद में जीएस भी देखना है और जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है तो मई महीने में प्रीलिम्स है, तो उसके पिछले 3 महीने तो उसके ये रिवीजन मॉक टेस्ट वगैरह में चले जाएँगे, तो वो सब डिफ़िकल्ट टाइम होता है। अब अगर दिसंबर तक आपका ऑप्शनल नहीं खत्म हो रहा है, तो आप उसे ऐसे रिस्ट्रक्चर करो तैयारी के प्लान को कि जो लो फ्रीक्वेंसी ईज़ी टॉपिक है वो मैं प्रीलिम्स के बाद, मतलब अगर मान लो मई में प्रीलिम्स हैं, तो मैं जून, जुलाई के अंदर उनको देख लूँगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि भाई जीएस मेंस का ज़्यादातर आपका खत्म हो जाना चाहिए। वरना ये होगा कि जीएस का भी बाकी है और ये भी बाकी है, तो नहीं सँभाल पाओगे। क्योंकि आजकल मेंस और प्रीलिम्स के बीच बहुत कम टाइम रहता है। उसमें सिर्फ रिवीजन, आंसर राइटिंग ही हो सकती है और नया-नया पढ़ने का तो टाइम होता भी नहीं। तो आप एक टाइम मैनेजमेंट की मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स ऐसे कि जो टफ हैं या हाई फ्रीक्वेंसी में आते हैं और जो ईज़ी हैं या लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं, ऐसे टॉपिक्स। और मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ, तो दिसंबर 2025 तक मेरा टारगेट रहे कि टफ और हाई फ्रीक्वेंसी वाले थिंकर्स थियरी फॉर पेपर 1, तो मैं उसे निपटा दूँगा। और ईज़ी टॉपिक भी दिसंबर तक खत्म ही हो जाने चाहिए। पर मान लीजिए नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप उसे पोस्टपोन करो कि ये जून, जुलाई, अगस्त के अंदर मैं उन ईज़ी लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स को करूँ, जैसे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। जून, जुलाई, अगस्त में समझो टफ और हाई फ्रीक्वेंसी वालों का सिर्फ रिवीजन हो सकता है। ज़ीरो से वो पकड़ने बैठे तो आपका जीएस, एथिक्स और बहुत सारा और बाकी रह जाएगा। अब आप कहिए ये तुमने ऐसा बताया, लेकिन उस सिलेबस में तो और भी 25 टॉपिक है, तो पूरा टेबल बना के दो। देखिए वो आपको एक्सरसाइज़ खुद करनी चाहिए। ऑप्शनल के पुराने वर्षों के आप पेपर डाउनलोड करो, पिछले 5 साल के। किसी ने टॉपिक वाइज़ एनालिसिस कर दिया वो बराबर है, उसको आप डाउनलोड करना, पण पुराने 5 साल के खुद से पीडीएफ डाउनलोड करो। इसका मैं कारण बताऊँ। मित्रों, ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं उसमें 8 सवाल होते हैं, जिसमें से आपने कोई भी 5 लिखने हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपल्सरी लिखना होता है। अब ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट हैं, उसमें थिंकर्स, उनके द्वारा कहे गए कोटेशंस, वाक्य, ये सब आपको इधर परेशान करते हैं। इसलिए थिंकर्स पे, थियरी पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपल्सरी में है तो टाल नहीं सकते। इसलिए जिनका थिंकर्स पे, थियरी पे ग्रिप नहीं है, वो अच्छे मार्क्स खींच नहीं सकता। अब जो बाकी सवाल हैं, उसमें 2, 3, 4 में से कम 1 लिखना होगा और 6, 7, 8 में से भी कम से कम 1 लिखना होगा। टोटल आपके 5 सवाल लिखे, ऐसा आपने पिक एंड चूज़ करना है। इस कारण से ऑप्शनल सब्जेक्ट में समझो ईयर वाइज़ भी आपने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा और टॉपिक वाइज़ भी करना पड़ेगा। ईयर वाइज़ करोगे तभी पता चलेगा कि ये जो कंपल्सरी 1 एंड 5 में क्या आ रहा है, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, तो उस हिसाब से हाई प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी टॉपिक्स की हमें समझ मिले। तो समझो कोई भी ये जो एकेडमिक बुक्स हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उसके सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आपने सिलेबस समझना है, पेपर का एनालिसिस करना है और उस हिसाब से सोर्स मैपिंग करके किस किताब के कितने चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसमें आपकी मेहनत बचाने के लिए फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी टीचर्स द्वारा अलग-अलग समय पे किए गए हैं। चाहे वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और भी बहुत कुछ। तो ये सारे फ्री स्पेशल क्लासेस आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए।
कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले, और दूसरा सब्जेक्ट अगर सिलेक्ट भी कर लिया तो उसके बाद भी मुझे सिस्टमैटिक तैयारी कैसे करनी है, उसकी जानकारी आपको ये फ्री स्पेशल क्लासेस में मिलेगी। तो 5 साल की तो पीडीएफ से खुद एनालिसिस करो। बाकी अमेज़न से मेरा ख़ास आग्रह है कि इनके टॉपिक वाइज़ पीवाईक्यू बुकलेट मिलती हैं। 100, 150, ₹200 की जो भी मिलती है, खरीद लो आप। पीडीएफ में मत घुसो। उसका कारण क्या, वो प्रिंटेड आपके पास टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन पेपर पड़े होंगे, तो बार-बार फ्री टाइम में आप उसको देखते रहो, रिफ्लेक्ट करते रहो कि अच्छा ये पूछते तो मैं क्या इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन लिखता वगैरह। पीडीएफ में यू विल नेवर गेट दैट सिंसेरिटी। तो इट इज़ अ वर्दी इन्वेस्टमेंट, आप खरीद के उसे पढ़िए। और हमेशा अपने टेबल पे रहना ही चाहिए वो, जब भी आप ऑप्शनल पढ़ रहे हैं। अब बाकी के जो वर्ष होंगे कि इससे पहले मान लो 2013 से मेंस का नया सब्जेक्ट आया और तब से आप पाते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट पूछने में भी थोड़ा स्वाद बदलने लगा है। तो उसका आप एक्सेल एनालिसिस कीजिए, किसी और ने बना के डाला है उसको आप देखिए। लेकिन मेरा तो आग्रह है खुद से आप करेंगे तभी आप उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएँगे कि पैटर्न कैसे चल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ वो सही दिशा में है कि नहीं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ऑप्शनल की पढ़ाई के लिए क्या दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं? अब कुछ लोग सोचे भाई मुनाल तुम तो वैसे भी दिल्ली का सब बुरा ही बोलोगे। आपको मैं एक नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ। देखिए दिल्ली में आपको पहले कोचिंग क्लास का बिज़नेस मॉडल समझना होगा, फिर आपको पता चले आजकल नया प्रॉब्लम क्या हो गया है। कोचिंग क्लास में वहाँ ऑप्शनल के 2 बिज़नेस मॉडल होते हैं। मान लीजिए कोई नया टीचर है, जो बड़े इंस्टीट्यूट में जॉइन करता है, तो उसे फिक्स्ड आवरली पेमेंट देंगे उसकी काबिलियत के हिसाब से जो भी 1500 देंगे, 2000 देंगे वगैरह-वगैरह। दूसरा, अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस टीचर है, तो या तो वो खुद का इंस्टीट्यूट खोल देगा या फिर उसे दूसरे इंस्टीट्यूट वाले सपोज़ वाजीराम एंड रवि, वो रखेंगे पर उसमें फ़ी शेयरिंग मॉडल होगा। उसमें हम इंस्टीट्यूट के मालिक 30% रखेंगे, आपको 70% देंगे वगैरह-वगैरह, वो चलता है। अब ये दोनों मॉडल में नया प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊँ। मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट ने मीडियम टू सीनियर लेवल के टीचर को रखा है, जिसको 1 घंटे के लिए ₹4000 दे रहे हैं और ऑप्शनल पढ़ाने के लिए आपको 300-400 घंटे चाहिए। तो मतलब फैकल्टी पेमेंट में जाएगा 12 लाख रुपए। अब ये सैलरी कोई ब्रेक इवन करना है उस कोचिंग क्लास के मालिक को, तो कम से कम 24 बच्चों का एडमिशन होना चाहिए जो 50,000 फी दे दें। अब ब्रेक इवन के लिए तो कोई दुकान नहीं खोलेगा ना, दुकान खोलेगा कि मुझे कम से कम इन्वेस्टमेंट पे 50% प्रॉफिट होना चाहिए। यानी कम से कम 36 एडमिशन होने चाहिए और उससे तो ज़्यादा ही होने चाहिए क्योंकि मैंने दुकान का रेंट, सिक्योरिटी गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, द हिंदू में एड्स देने वो सब खर्चे डाले नहीं। लेकिन आसानी से समझ आए इसलिए मान लो कि सिर्फ 36 एडमिशन होने चाहिए तो हमारा कुछ प्रॉफिट हो गया। तो बैच में इतने भी बच्चे आ जाए ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए दिल्ली में आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि आप याद करें, जो बेसमेंट में बच्चों का डेथ हुआ, उसके बाद जिस प्रकार का माहौल बन गया है, तो आजकल इंक्वायरियाँ कम आती हैं और इंक्वायरी का भी जो कन्वर्ट होके निकले वो कम आता है। अब आप कहें भई हमें तो तुम ये बताओ कि दिल्ली जाना चाहिए कि नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब समझो इनको दिमाग में जो प्लान चलता हो दिल्ली कोचिंग के मालिकों का कि हमें जो भी 36 या 50 बच्चों का बैच होना चाहिए, इतनी बैच बनती नहीं है। बनती नहीं है तो फिर टीचर डिमोटिवेटेड रहता है या जो कोचिंग क्लास का मालिक हो, उसकी तरफ से शायद प्रेशर आ जाए कि तुम ये 300-400 घंटे के अंदर नहीं जल्दी-जल्दी वाइंड अप करो ताकि कुछ नया बैच लॉन्च करें क्योंकि इसका तो ब्रेक इवन करना मुश्किल है। कुछ ऐसे भी ये रियल प्रॉब्लम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ टीचर्स की सैलरी टाइम पे रिलीज़ नहीं हुई। फिर वो एक इंस्टीट्यूट छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में चले गए। ये सब के चलते पढ़ाई में ब्रेक हो जाता है, चाहे जीएस है, चाहे ऑप्शनल है। तीसरा प्रॉब्लम, वो बेसमेंट डेथ्स के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हरकत में आया तो बहुत सारी दुकानों को सीज़ किया गया, सील किया गया, परमिशन रिवोक की गई। उसके बाद ये लोग आपको बोलते हैं कि फीस तो ऑफलाइन वाले लेंगे, लेकिन पढ़ाते ऑनलाइन पे हैं। तो ये भी एक दिक्कत आ रही है, तो बच्चे अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इस कारण से भी जो मैंने बताया कि आजकल फुटफॉल कम हो रहा है, इंक्वायरियाँ कम आ रही हैं। और बाकी भी चीज़ें ये जो आप किराए के मकान पे रहना है, खाने का खर्चा सब जमा करो तो 15,000 25,000 कुछ भी महीने का आपको देना पड़े। तो ये सब के चलते दिल्ली जाके पढ़ना पहले से ज़्यादा मुश्किल और महँगा हो गया है। इसका मतलब ये भी नहीं ऑनलाइन के अंदर घी दूध की नदियाँ बह रही हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वहाँ पर क्या समस्या है। ऑनलाइन के अंदर भी आप लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह देख सकते हैं, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी, बैकलॉग मैनेजमेंट आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट ऑनलाइन की खुद की तकलीफ क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझो ऑफलाइन क्लास में आप जब बैठते हैं
तो 2 घंटे अगर टीचर पढ़ा रहे तो आप हिल नहीं सकते। तो आपका अटेंशन है मान लो मैं कहूँ 60%, 40% आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आपका सेल्फ डिसिप्लिन अगर कम है, तो आपका अटेंशन हो सकता है सिर्फ़ 30% 40% ही रहे। क्योंकि टीचर के आप मोबाइल में देख रहे हैं, मज़ा नहीं आया आपने विंडो मिनिमाइज़ करके कुछ और देख लिया। बीच में मम्मी ने बोला चला जा बेटा खाना बन गया, तो आप लाइव क्लास छोड़ के वहाँ चले गए, ये तो मैं रिकॉर्डेड देख लूँगा। आपको बिल्कुल मज़ा नहीं, आप विंडो ही क्लोज़ करके कुछ और देखने चले जाएँगे। कम से कम ऑफ़लाइन क्लास में आप बंद थे, तो उस वक़्त तो निकल के तो नहीं जा सकते थे ना, या मोबाइल तो नहीं खोल सकते। तो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपोर्टेंट जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। अब आँखें बंद करके कुछ भी आपको ऑनलाइन खरीदना नहीं है। पहले जो भी उनके फ्री सैंपल क्लासेस वगैरह देखें, रेडिट, कोरा, टेलीग्राम वगैरह में क्या रिव्यू हैं, वो भी आप देखें, बिफोर कमिटिंग योर हार्ड अर्न मनी। लेकिन इसमें मैं बस इतना आपको विनती है कि ये जो रेडिट, कोरा और टेलीग्राम पे जो भी नेगेटिव रिव्यू हो तो उसे आप 20% डिस्काउंट करके गिनो। मतलब किसी ने ये बोला हो कि ये टीचर 100% बेकार है, तो आप ऐसा मान के चलो कि वो 80% बेकार है। इसका कारण ये कि रेडिट पे नेगेटिविटी मैं ज़्यादा देखता हूँ। जो नाराज़ है वो ज़्यादा लिखेगा, जो खुश है वो तो बोलेगा नहीं, और टॉपर बन जाए तो बिल्कुल बोलेगा नहीं जब तक उसके आगे प्रश्न कि क्या सच में कोचिंग की ज़रूरत है भी कि नहीं, या सेल्फ स्टडी से मैनेज कर सकते हैं? जहाँ तक ये 3 सब्जेक्ट हैं आप सेल्फ स्टडी से भी मैनेज कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी टॉपर्स देखे फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी से सिलेक्ट हुए हैं। पर उसकी 2 शर्तें, पहला अपनी थोड़ी इंटेलेक्चुअल डेप्थ होनी चाहिए, और दूसरा कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कि घर पे बैठ के या कॉलेज के साथ मैं खुद ये निपटाता रहूँगा अपने शेड्यूल के हिसाब से। कोचिंग कहाँ पर आपकी कितनी मदद कर सकता है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो होता है पेपर 1 और उसके अंदर थिंकर थियरी। तो अगर टीचर ने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है उसका, तो फिर जब आप जो भी मोटी-मोटी जाड़ी किताबें पढ़ते हैं, उसको प्रोसेस करना, समझना, याद रखना आसान हो जाता है। एक जगह पर कोचिंग मददगार है। कुछ ऐसे भी मैंने विद्यार्थी देखे कि वो कोचिंग में पेपर 1 का कोचिंग लेते हैं और पेपर 2 सेल्फ स्टडी से देख लेते हैं। अब इसके भी मैं 2 कारण असल में मुझे लगते हैं कि टीचर्स, मैंने आपको बताया कि मान लो वो 400 घंटे पढ़ाने का सोच के बैठा है, लेकिन बैच में बच्चे कम है तो वो 200-300 पे वाइंड अप करना चाहता है। तो शुरू में तो अच्छे से ही पढ़ाएगा पेपर 1, जब पेपर 2 तक पहुँचेगा तब जल्दी से उड़ा देगा, ताकि नया बैच लॉन्च हो सके। या कुछ टीचर ही ऐसे आलसी और अनप्रोफेशनल होते हैं। खैर, इसलिए मैंने आपको बताया थोड़ा रिव्यू और सोच विचार के जॉइन करें कुछ भी। और आपने अगर सोचा है मुझे दिल्ली जाना या ऑनलाइन भी कोचिंग लेना है ऑप्शनल सब्जेक्ट का, कम से कम पहले 1-2 महीने आप खुद से थोड़ा पढ़ने के बाद वहाँ जाइए। क्योंकि ये सब टीचर्स ऐसा थोड़ा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कुछ चीज़ें पता है, या फिर कि वो जल्दी तेज़ी से आपको ओवरव्यू दे रहा है तो आप उसको यू कैन कीप अप विद द पेस। समझो किसी को सिर्फ़ एनसीईआरटी पढ़ाना होता 40 घंटे में, तो वो आपको सब छोटी-छोटी कहानियाँ से लेके सब कराता। उस टीचर जो ऑप्शनल टीचर है उस बेचारे पे ये भी प्रेशर होता है। ये 3 साल के बीए और 2 साल के एमए जितना मुझे 400 घंटे में 300 घंटे में निपटाना है, तो कुछ बार गाड़ी तेज़ चलती है। और आपको खुद भी पता चल जाए मेरी चोंच डूब रही है कि नहीं, अगर 1-2 आप महीने में खुद से पढ़ के आप गए हैं। कोचिंग वालों से आप एक्सपेक्टेशन सही रखें, कि समझो जो एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, जीएस है उसमें बेस्ट पावर पॉइंट और स्पून फीडिंग करा सकता है टीचर। ऑप्शनल टीचर उतना नहीं करा सकता, उसको 300-400 घंटे के अंदर बहुत कुछ आपको पढ़ाना होता है। तो वो इतनी बेस्ट क्वालिटी का पावर पॉइंट या स्पून फीडिंग आपको नहीं दे पाएगा जितना चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमी के टीचर दे पाएँ जीएस के लिए। और चौथी बात कि कोर्स खत्म होने के बाद भी नए ट्रेंड के हिसाब से कौन से थिंकर्स थियरी आ रहे हैं, ये सब आपको नोट्स अपडेट करने होंगे। उसका एक और कारण है, क्योंकि ऑप्शनल के बैचेज़ में बच्चे कम मिलते हैं, इसलिए कई बार रिकॉर्डेड कोर्सेज़ बेचे जाते हैं। तो अब रिकॉर्डेड कोर्स समझो 2 साल पुराना है, उसके बाद नए ट्रेंड के हिसाब से और नए थिंकर्स थियरी पूछे जा रहे हैं। यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ। तो मतलब पहले तो आप स्वीकार करो कि खुद से भी बहुत सारी मेहनत और वेट लिफ्टिंग करनी है, सब कुछ थाली में परोस के नहीं है। मित्रों, दिल्ली के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट की फीस चलती है 45 टू 60,000 रुपीज़, और जीएस का फी तो अलग। अब ये इतना हाई फीस क्यों रहता है ऑप्शनल में? क्योंकि समझो उसको एक बैच में मुश्किल से 30-50 बच्चे हो, तो सामने फैकल्टी की सैलरी, ऑफिस का रेंट, लाइट बिल, द हिंदू के अंदर एड्स देने, ये सब कुछ में ब्रेक इवन करने में भी उसको मिनिमम एक-एक सीट का फीस ऐसा रखना पड़ता है। उसके मुकाबले अनअकैडमी में केवल जीएस की ऑनलाइन लाइव पढ़ाई आप 23,000 रुपीज़ के आसपास 15 महीने की हमारी एक्सेस चलती है। और जीएस प्लस ऑप्शनल अगर आप लेते हैं, तो थोड़ा ऐड ऑन और करके 31,000 रुपीज़ में जीएस और ऑप्शनल दोनों की कंबाइंड एक्सेस आपकी होती है।
तो समझिए दिल्ली के मुकाबले तो जहाँ पर सिर्फ़ ऑप्शनल इतना महँगा है, उसके मुकाबले यहाँ पर जीएस और ऑप्शनल दोनों आपको मिल रहे हैं। अब कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट को ये सवाल होगा कि तुम इतना सस्ता दे रहे हो, इसका मतलब कि आपके पास जो टीचर्स हैं वो सब नौसिखिए, इनएक्सपीरियंस्ड होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ाया जाता है हिमा बिंदु मैम द्वारा। आपको दिल्ली के टॉप मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के अंदर 20 साल पढ़ाने का अनुभव है और आप अनअकैडमी माध्यम से ऑनलाइन पढ़ा रही है। और बाकी भी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारे जो आप ऑप्शनल उठाइए, हमारे पास एक्सपर्ट टीचर्स की पूरी टीम है। अब देखिए, ये जो मैंने प्राइस आपको बताया, तो ये डिस्काउंट ऑफर के हिसाब से, अलग-अलग त्योहारों के हिसाब से कम-ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन डिस्काउंट का वेट आपको टीवी, फ्रिज, मोबाइल खरीदना है तो उसके वास्ते करना चाहिए। हमें जो पढ़ाई करनी है 2026 को आप टारगेट कर रहे हैं, तो दिसंबर 2025 तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगले साल फ़रवरी के आसपास तक जीएस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आप जल्दी ही डिसीज़न लो। दिल्ली जाना है तो उसका भी और ऑनलाइन पढ़ना है तो उसका भी। जितना आप जल्दी जुड़ेंगे, तो सिलेबस जल्दी खत्म होगा, तो मॉक टेस्ट, आंसर राइटिंग, रिवीजन के लिए आपके पास ज़्यादा समय बचता है। बाकी भी एग्ज़ाम जो देनी हो, स्टेट सर्विस वगैरह, उसके लिए भी आपके पास ब्रीथिंग रूम बचता है। तो ये सब डिस्काउंट वगैरह ठीक है, चलते रहता है, अपन जॉइन करना है तो आप जॉइन कर ही लीजिए। ये तो मेरी सलाह है। ये अनअकैडमी ऑप्शनल ऑफरिंग में मैं कुछ आपको डिस्क्लेमर भी दे दूँ। सभी के सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट के कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जो सब्जेक्ट ज़्यादा विद्यार्थी लेते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। दूसरा, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लाइव क्लासेस राउंड द ईयर नहीं होते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके रिकॉर्डेड पुराने क्लासेस आप देख सकते हैं। क्योंकि समझिए हर एक सब्जेक्ट में इतने स्टूडेंट्स मिलते नहीं कि कंटीन्यूअसली राउंड द ईयर लाइव क्लासेस और बैचेज़ चलाने का वो सेंस बने, जो कि कंपनी के लिए भी और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए ही सस्टेनेबल होना चाहिए। दिल्ली मॉडल में मैंने आपको बताया उनके भाव ऊपर इतने चढ़ जाते हैं, तो सब चीज़ें दोनों साइड से अफोर्डेबल भी रहें, तो ये ज़रूरी बनता है। इसलिए आप ऑप्शनल को जॉइन करने से पहले ये जो डायरेक्टरी या लिंक मैंने दिया, उसमें आप ज़रा देख लीजिए कि मुझे जो ऑप्शनल लेना है वो अवेलेबल है कि नहीं, और उसके लाइव क्लासेस चल रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रहे हैं और मेरे हिसाब से वो सही रहेगा कि नहीं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आगे नेक्स्ट सेगमेंट में मैं बात करना चाहूँगा कि इन सभी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स फेल क्यों होते हैं। उसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि ऐसे-ऐसे नए थिंकर्स और थियरी पूछे जाते हैं जो हमारे बुक्स में नहीं है। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ऑप्शनल की भी तैयारी की। हमारे ज़माने में ऑप्शनल प्रीलिम में आता था। मतलब समझो उसके सारे फैक्ट्स रटने पड़ते थे और वो सब रट्टेबाजी के चलते मुझे यूजीसी नेट भी मैं पास कर पाया, क्योंकि उसमें भी एमसीक्यू था, आप रट के पास कर लो। उसके बाद जो भी मेरा एमए भी हुआ, पीएचडी भी हुआ, लेकिन फिर भी आजकल ये ऐसे कुछ थिंकर्स थियरी पूछते हैं जिनका मैंने 7 जन्म में नाम नहीं सुना। फिर नेट पे सर्च करना पड़े कहाँ दिया है। तो इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट। तो आपको खुद से नोट्स अपडेट करते रहने होंगे। एक और उसमें नया तकलीफ मैंने तो देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आजकल ऐसे पूछने लगे। अब समझो जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक है ऑप्शनल सब्जेक्ट में, बाकी देशों के संविधान और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। तो उसमें थियरी दी है। इस बार मतलब कुछ समय पहले उन्होंने ऐसा पूछा कि फ्रांस के इलेक्शन सिस्टम के बारे में पूछा। भारत में आप सिस्टम जानते हैं कि मान लीजिए नितिन गडकरी जी बीजेपी प्रेसिडेंट है, पक्ष प्रमुख हैं, और अगर उनको हाईवे मिनिस्टर बनाया गया तो उन्होंने अपना प्रेसिडेंट वाला पद छोड़ना होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत वो रखते हैं। बीजेपी और बाकी पार्टी में भी लगभग ये सिस्टम चले। तो फ्रांस में भी ऐसा है। अब इन्होंने इसके बारे में पूछा। एक आध बार इंडियन एक्सप्रेस में कुछ समाचार आए थे, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड विथ इंटरनेशनल न्यूज़ ऑल्सो। और ऐसी जो इंटरनेशनल न्यूज़ है वो हिंदी गुजराती समाचारों में नहीं आएगी कि फ्रांस के अंदर ये उसके चलते कुछ नया क्राइसिस हो गया है। तो जो हिंदी गुजराती माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनके सक्सेस रेट कम होने के अलग-अलग कारणों में एक ये भी है, ये जो कुएँ के मेढक की मानसिकता है कि हम इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू या ऐसा कुछ पढ़ लेंगे तो मतलब वो आसानी से मिलता नहीं है इसलिए नहीं पढ़ेंगे, या हमको नहीं मज़ा आ रहा है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। तो उससे आपको बाहर निकलना होगा। आप ये भी उम्मीद कम ही रखो कि जो हिंदी माध्यम के कोचिंग वाले हैं वो अपना सब पढ़ाई का तरीका, पढ़ाने का तरीका और मटेरियल बहुत अफ़लातून कर देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2011 सीसेट आया तब से वो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदी माध्यम को अन्याय हो रहा है। आई एग्री विद दैट, अन्याय तो हो रहा है सीसेट पेपर में। लेकिन जो जीएस पेपर के अंदर भी ये सब नया-नया हो रहा है, तो उन टीचरों ने अपना मटेरियल कितना अपडेट किया, पढ़ाने के तरीके को कितना इम्प्रूव किया? या सिर्फ़ ये पीआर एजेंसी हायर करके 10,000 अपने फैन पेजेस बना दिए हैं और उसमें रील काट-काट के चला रहे हैं आप। तो आप समझो, सशक्त बनिए।
इंडियन आइडल नहीं चल रहा है, यूपीएससी गरीब कल्याण योजना नहीं है, आपको मेहनत करनी होगी। यहाँ गरीब का मतलब पैसों से गरीब ऐसा नहीं, दिमागी रूप से गरीब जो टीचर नहीं ढूँढ रहा है, जो मसीहा ढूँढने आया है यहाँ पर, वो नहीं चलेगा। और वैसे भी आप समझो टीचर 400 घंटे में ऑप्शनल सब्जेक्ट का कितना पढ़ा सकता है आपको? अब एक और प्रैक्टिकल डायलेमा, आपके मैं हिंदी गुजराती माध्यम से हूँ और पूरा साल तो मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू अपने को नहीं अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, अलग-अलग कारण हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन ये है कि द हिंदू हर साल अपनी एक बुक ऑफ एडिटोरियल्स निकालता है। मतलब अच्छे-अच्छे जो 50-100 आर्टिकल्स आए होंगे, अलग-अलग विषयों पे पॉलिटी, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस वगैरह, वो आपको देते हैं। वो 300-400 की किताब होती है, उसे आप खरीदें, पिछले 2-3 साल की आप खरीदें और अलग-अलग टाइम पे वो पढ़ें। तो ऐसे द हिंदू के जो एडिटोरियल कॉलम्स की ये जो बुक्स आती है, उससे इन तीनों के पेपर में कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा मिलता है। अपने जवाब को इम्प्रूव करने में, उसमें कुछ नए एंगल्स जोड़ने में इट हेल्प्स यू। लोग जो फेल होते हैं उसका एक और कारण है, देखिए ऑप्शनल सब्जेक्ट एक परसेंटाइल गेम है। हमने आगे टेबल में देखा कि कैसे लगभग 8-10% सक्सेस रेट चला। इसका मतलब क्या है, एक पिरामिड है, जिसके अंदर ऑप्शनल जिसने भी लिखा, 500 बच्चों ने लिखा मेंस के अंदर, उनमें से 50 सिलेक्ट हो रहे हैं जो भी 9-10% है, यानी परसेंटाइल के हिसाब से जो टॉप में परफॉर्म कर रहा है, ओनली दोज पीपल आर बेनिफिटिंग। तो आपको अपने ऑप्शनल का गेम इतना जोरदार रखना होगा कि टॉप 8 टू 10 परसेंटाइल पूरे भारत में जवाब लिखने वाले हैं, उसमें मैं आ जाऊँ। उतनी मेहनत ज़रूरी है। लेकिन विद्यार्थी ये करते हैं कि फेल होने के बाद खुद का नोट्स नॉलेज इंप्रूव करना नहीं, वो ये सोचते हैं अच्छा कोई दूसरा कोचिंग देख लेता हूँ, कुछ दूसरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। और भाई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से थोड़ी मार्क्स इंप्रूव होंगे। आपको कुएँ में पानी होगा तो ही तो खेत में आएगा। जब आपने अपना नॉलेज और नोट्स ही नहीं अपडेट किए तो नया टेस्ट सीरीज भी लिखोगे तो भी जवाब तो आपका एवरेज क्वालिटी का ही आना है। तो नोट्स अपडेट करो भाई। नाउ द लास्ट सेगमेंट, ये पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे प्लान बी में, मतलब यूपीएससी में नहीं सफलता मिली तो बाकी नौकरी धंधा ढूँढने में ये कितना मदद करेंगे? तो जवाब है 3 में से कोई भी कुछ ज़्यादा ढंग का मदद नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फैकल्टी, रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, कंसल्टेंट इन वर्ल्ड बैंक, एनजीओ, गवर्नमेंट स्कीम के जो होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, उसमें आप कुछ ढूँढ सकते हैं। पर ये सभी के अंदर तकलीफ ये है, परमानेंट जॉब्स नहीं है, सैलरी अच्छे नहीं है, आपको गॉडफ़ादर ढूँढना पड़े, उसकी मीठी मेहरबानी है तब तक आप प्रोजेक्ट में फिर आपको हटा दिया जाए। तो प्लान बी जो आप ढूँढ रहे हैं, मेरी आप सबको तो ये सलाह है, तो प्लान बी कभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में नहीं ढूँढना चाहिए। सिवाय कि आपने उसमें ग्रेजुएशन किया तो बात समझ आती है कि मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी या लॉयर की पढ़ाई की थी या कॉमर्स की पढ़ाई की थी और मैं उसमें आगे दैट इज़ मेकिंग सेंस। इन सब से तो आपका कुछ प्लान बी खास निकलना नहीं है। उससे तो अच्छा ये होगा कि आप बैंक मैनेजर और ये स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, एसएससी, प्राइवेट जॉब ये सब में जाओ। पहले मैं इन तीनों के कॉमन प्रॉब्लम बताता हूँ प्लान बी में और उसके बाद एक-एक करके चर्चा करूँ क्या-क्या अवसर फिर भी थोड़े बहुत 10-12 जॉब्स आपको मिलते हैं। देखिए जो फैकल्टी, रिसर्चर, कंसल्टेंट टाइप का है, इसमें ज़्यादातर परमानेंट जॉब्स नहीं है, हर साल भर्ती नहीं होती और आपकी नौकरी तब तक है जब तक वो बड़े अधिकारी या एचओडी की रहम नज़र आप पे है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं पर पॉलिटिकल साइंस का आपको कोई कॉलेज में विजिटिंग फैकल्टी बना है, तब उसका एचओडी है, उसी की वाइफ़ को किसी और दूसरे कॉलेज में जॉब चाहिए। तो वहाँ के किसी प्रोफ़ेसर ने बोला कि मेरा जीजा साला जमाई है, उसको तुम यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस इस सेमेस्टर में दे दो और आपका पत्ता काट के निकाल दिया जाता है। तो मतलब जैक होना, नेटवर्क होना, सिफ़ारिश होना, ये सब दे स्टार्ट टू मैटर अ लॉट। एटलीस्ट कोचिंग के धंधे में ये एक अच्छी बात है कि अगर कोचिंग क्लास का मालिक आपको निकालता है तो इसलिए नहीं कि उसको किसी के जीजे साले जमाई को वहाँ पर अपॉर्च्युनिटी देना है। वो आपको निकालेगा तो कारण ये होगा कोई और उसको सस्ते में मिल गया, नहीं तो कोई और जो आपसे ज़्यादा सेल लाने की काबिलियत रखता है। तो इस कारण ये जो एकेडमिक कॉलेज वाला जो प्रशासन है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ख़ैर, तो मतलब आपको एक गॉडफ़ादर होना चाहिए, तभी आपकी नौकरी ठीक-ठाक चलती रहे इन सब के अंदर। और वो गॉडफ़ादर कुछ बार आपको बोले देखो मैं तुम्हारी नौकरी पक्की करा दूँगा, तुम विजिटिंग फैकल्टी हो, तुमको कायमी करा देंगे। लेकिन तब तक उसका खुद का तबादला हो जाता है और फिर नया गॉडफ़ादर आता है, उसको आपको इम्प्रेस करना है, उससे रिलेशन कल्टीवेट करने, उसमें 3 साल लग जाते हैं। तो ये चक्कर में मैंने देखा है कई लोग 33 साल, 40 साल तक उनकी शादी भी नहीं होती, ये ऐसे ही घूम रहे हैं। तो डोंट बी लाइक दैट, बी सीरियस अबाउट योर करियर प्लानिंग। अब इन तीनों पर मैं इंडिविजुअली आता हूँ। इन तीनों में प्लान बी में सबसे बेकार अगर कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।
दूसरे नंबर पर थोड़ा कम खराब है, वो है सोशियोलॉजी, क्योंकि इसमें आपको ये दहेज प्रतिबंधन, डॉवरी प्रोहिबिशन, अ, चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन ऑफिसर ऐसे कुछ जॉब्स निकलते हैं और उससे थोड़ा कम खराब है पीएसआईआर। मतलब ये थोड़ा ठीक, ये उससे खराब, ये सबसे खराब। एक-एक करके थोड़ा और उसमें गहराई में जाएँ। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपको प्लान बी में कैसे जॉब्स या करियर अपॉर्च्युनिटी मिलते हैं। कॉलेज प्रोफ़ेसर तो बहुत कम जॉब्स हैं। गुजरात के अंदर इतनी कम कॉलेज में ये पढ़ाया जाए, मैं उँगली से गिन के बता सकता हूँ कि इतने प्रोफ़ेसर हैं। तो ये तो आप छोड़ो। देखिए आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, वो लबासना में। उसी तरह स्टेट के अंदर जो ये तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर वगैरह बने, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। उसको कहा जाता है एटीआई, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या एपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जैसे गुजरात में स्पीपा, महाराष्ट्र में यसदा, राजस्थान में एचसीएम, रीपा, अलग-अलग स्टेट में ऐसा होता है। अब ऐसे जो ये इंस्टीट्यूट होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उसमें जॉब्स रहती हैं। पर वो सारी जॉब समझो एकदम टेम्पररी लो सैलरी वाली होती है। केरला, जम्मू कश्मीर और राजस्थान अपवाद है, वहाँ पर जॉब्स परमानेंट होते हैं, अच्छी सैलरी होती है। पर तकलीफ की समझो वो भी 5-6 ही जॉब होती है पूरे स्टेट के लिए। और वहाँ पुराने जब तक रिटायर नहीं हुए तो नए का भर्ती होगा नहीं। तो ये मतलब प्लान भी नहीं हो सकता। ये आप पक्की गारंटी से कुछ नहीं बोल सकते मेरा जीवन कहाँ मुझे ले जाएगा। अनदर प्रॉब्लम इज़ दैट ऐसे ये जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जहाँ पर ये स्टेट पीसीएस के डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार वगैरह को ट्रेनिंग में भेजा जाता है। तो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के खुद के ऑफिसर्स होंगे। वो कैसा होता है कि वो जो ऐसे ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट की गुड बुक में नहीं है, उनको पनिशमेंट पोस्टिंग में उधर डाला होता है। तो वो हमेशा खुद ही नेगेटिव माइंड में होते हैं और फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी पे। तो आप पे ही वो सब तबाही निकलती है। आप सोचिए वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट कंसल्टेंट और ऐसे भी अवसर होते हैं। पर वो समझो हाई लेवल का आपके पास जैक हो, आईएएस पैरेंट हो, गॉडफादर हो, तो हो सकता है। और कई बार ये होता है आपने ऐसा गॉडफादर ढूँढ भी लिया, 10 साल उसके साथ आप रिलेशनशिप कल्टीवेट भी करो, लेकिन जब तक वो आपको उसमें एंट्री दिलवा सके उससे पहले या तो वो कहीं और चले जाएँ, उनका मृत्यु हो जाए, ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब दूसरा कुछ ढूँढो, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्लान बी सोशियोलॉजी में क्या हो सकता है? थोड़ी अच्छी बात है। एक तो दहेज प्रतिबंधन अधिकारी, डॉयरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, बाल विवाह रोकथाम अधिकारी, चाइल्ड मैरेज प्रोहिबिशन ऑफिसर ये बन सकते हैं। लेकिन इसमें भी शर्तें हैं। इन जॉब्स में भी शर्तें होती है कि आपको एमए विद सोशियोलॉजी, एमएसडब्ल्यू ये सब की डिग्री होनी चाहिए। तो आप वो पहले से उसमें इग्नू में एनरोल करके रखो। लेकिन उसके बियॉन्ड वो एक और चीज़ माँग रहे हैं मैंने देखा, वर्क एक्सपीरियंस माँगते हैं कि तुमको 3 साल का ऐसा सब वीमेन चाइल्ड का एनजीओ में काम का अनुभव होना चाहिए या तुम हमारे ही इस महिला बाल विकास विभाग के अंदर क्लास 3 में आपका पहले से जॉब होना चाहिए या तुमने यहाँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयी के रूप में काम किया होना चाहिए, तब तुमको कंसीडर करेंगे। तो ये जो दहेज प्रतिबंधन बाल विवाह वाले जॉब्स हैं समझो, वो क्लास 1 क्लास 2 जॉब्स तो हैं पर हर बार अपने हाथ में आए, ज़रूरी नहीं है और ये एडिशनल अपने पास वर्क एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। इसमें एसआईआरडी मतलब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हर एक राज्य में ऐसे कुछ होते हैं और जो हैदराबाद या कहीं पर नेशनल इंस्टीट्यूट पंचायती राज बॉडीज़ का है, वहाँ पर भी ये कोर फैकल्टी, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर वगैरह की होती है। पर उसमें तकलीफ वही है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने आपको बताई कि टेम्पररी जॉब्स होते हैं, सैलरी अच्छे हर साल बढ़े ज़रूरी नहीं है और वहाँ जो ऑफिसर्स का पोस्टिंग हुआ वो खुद का फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालते रहे, ये सब है। कुछ लोग का ये सोशियोलॉजी के बाद एनजीओ टाइप का भी कुछ काम मिल सकता है। पर आप समझो अमेरिका से फंडिंग कम हो गया, तो वो कितने अ, उसमें ग्रोथ आप देखते हैं, मुझे तो कम ही लगता है। आखिर में आते हैं पीएसआईआर, उसके अंदर प्लान बी में क्या किया जा सकता है? फैकल्टी जॉब्स तो यहाँ पर भी कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्च्युनिटी उन लोगों के लिए हैं जो थोड़ी हिम्मत रखते हैं। जर्नलिज़्म, कंटेंट राइटर, किसी पॉलिटिशियन का आप ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया मैनेजर बन जाओ, प्रशांत किशोर टाइप कैंपेन मैनेजर बन जाओ, तो उसमें तो करोड़ों रुपए की आपकी स्कोप हो सकती है। पण समझो ये सब 10, 20, 25 साल की तपस्या है, सीधा डे 1 से तो कुछ निकलना नहीं है। तो आज के इस वीडियो में मैंने कंप्लीट किया पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या मुझे प्लस माइनस लगता है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ उसमें कहीं और जाएँगे हम कि मैथ्स, एग्रीकल्चर, एंथ्रोज वो फॉरेस्ट्री में क्या करना चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑप्शनल में कौन-सा ठीक रहेगा या मैं लिटरेचर लूँ कि नहीं। अब इसमें से कुछ टॉपिक मित्रों ऐसे हैं जिसमें बोलने के लिए ज़्यादा चीज़ है, तो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाऊँगा, कुछ में कम बोलने के लिए तो शॉर्ट्स में मैं निपटा दूँगा। तो ठीक है, वीडियो तो मैं बनाने की इच्छा रखता हूँ, लेकिन आप समझिए दूसरा वीडियो मैं तुरंत नहीं बनाऊँगा ऑप्शनल सब्जेक्ट पे।
क्योंकि इसमें ही व्यूज़ तो कम ही आने हैं। अब इसके बाद का वीडियो जो मैं ऑप्शनल का बनाऊँ तो व्यूज़ और गिर जाएँ। तो फिर जो यूट्यूब एल्गोरिदम चैनल को सपोर्ट करता है, वो सपोर्ट कम हो जाता है, पुश नहीं करता रिकमेंडेड लिस्ट में। तो अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमी के बारे में, ताकि फिर से थोड़े व्यूज़ ठीक-ठाक लगे, तो यूट्यूब को लगे कि आदमी मेहनत कर रहा है, तो अपनी तरक्की होती रहे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ मिस नहीं हो जाए। बाकी सभी विषयों के लिए जानकारी मेरी तरफ से मैंने दी। इसके अलावा अनअकैडमी ने एक स्पेशल पेज बनाया है जहाँ पर आप बाकी टीचर्स के फ्री क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा और उसकी रणनीति, एग्ज़ाम पैटर्न और विषय के बारे में समझ मिले, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाइए। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.